हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज अपना एजुकेशन साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। डे 2 रहेगा ये, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपने पहली वीडियो जो डे 1 है वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, उसको जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इमोशनल इंटेलिजेंस से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सारे हम आज इसमें कवर करने वाले हैं, और साथ ही साथ आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट भी रहने वाले हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट है या मनोवैज्ञानिक है जो इमोशनल इंटेलिजेंस से बिलोंग करते हैं या उस कंसेप्ट से रिलेटेड है। पहला है पीटर सोल्वे, जॉन मेयर और डेनियल गोलमैन, ऑल ऑफ दीज। तो अपना आंसर एक बार आप देख लीजिएगा क्या आएगा, उसके बाद इस पे बात करते हैं। तो आई थिंक आपने प्रेडिक्ट कर लिया होगा आंसर। तो ये तीनों के तीनों क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या है, रिलेटेड है, मींस आंसर हो जाएगा 4। आपको मैं बताऊं कि जो डेनियल गोलमैन है, इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया किसके ऊपर, इमोशनल इंटेलिजेंस पे, या जो इसको ज्यादा सफलता की ओर लेके गए। मतलब एक कंसेप्ट तो स्टार्टिंग में किसी और ने दे दिया और फिर उसको आगे लेके गए हैं डेनियल गोलमैन, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर पूछा गया था कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसके द्वारा दिया गया, पीटर सोल्वे, जॉन मेयर, डेनियल गोलमैन, E.L. थॉर्नडाइक, B.F. स्किनर। तो हमें पता है कि किसने दिया था, पीटर सोल्वे एंड जॉन मेयर ने 1990s के अंदर, ठीक है। The term emotional intelligence officially coined by the 1919 by सोल्वे एंड जॉन मेयर। अब बात करते हैं, देखिए ये तो हुई टर्म की बात। उसके बाद आता है डेनियल गोलमैन ने एक थ्योरी दी, उन्होंने 5 कंपोनेंट के बारे में बताया, वो आपको याद रखने हैं। 5 कंपोनेंट कौन कौन से थे। हिंदी वाले सामाजिक बुद्धि बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस को, बिल्कुल आप पढ़ सकते हो। दोनों मैं पढ़ूंगा तो वीडियो ज्यादा लेंथी होगी, टाइम खराब वाली बात है, ठीक है दोस्तों। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद होगा आपका बहुत बहुत। अब चलते आगे, देखिए साहब, इसमें डेनियल गोलमैन की एक बुक आती है इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर, EI के नाम से। आपसे पूछ लिया जाए EI बुक किसकी है, तो किसकी है, डेनियल गोलमैन। इन्होंने एक सेंटेंस भी बोला, ये सेंटेंस काफी इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी लिखा हो सकता है। ये कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, जैसे हम कहते हैं ना सांवेगिक बुद्धि, या हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, अपनी बुद्धि के बारे में बात करते हैं, ये सांवेगिक बुद्धि है, एक अपनी इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज आवर फीलिंग एंड दोज ऑफ अदर्स, अपनी फीलिंग को समझना, दूसरे की फीलिंग को समझना, फॉर मोटिवेटिंग अवर सेल्फ, खुद को मोटिवेट करना। डेनियल गोलमैन की ये डेफिनेशन है इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर, कि हमारे अंदर जो कैपेसिटी है अपनी फीलिंग को समझना, दूसरे की फीलिंग को समझना, और अपने आप को मोटिवेट करना और मैनेज करना इमोशंस इन अवर सेल्स एंड रिलेशंस। अपने इमोशंस पर हमें क्या करना है, कंट्रोल करना, मैनेज करना, और दूसरों के साथ कैसे रिलेशन रख सकते हैं। इनकी बुक ये थी डेनियल गोलमैन की इमोशनल इंटेलिजेंस। और ये जो 5 इमोशनल इंटेलिजेंस के जो पॉइंट दिए डेनियल गोलमैन ने, वो देखिए। पहला है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस में ये है कि हमें खुद के टैलेंट्स के बारे में, अपने आप के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे अंदर क्या है, क्या मतलब किस चीज की अधिकता है, या कौन सा टैलेंट है, कौन सी कमी है, ठीक है। उसके बाद रेगुलेट वाला, जैसे हम फैन की स्पीड को रेगुलेटर से क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, वैसे ही अब मुझे पता तो चल गया मेरे अंदर ये चीज की कमी है या ये चीज का टैलेंट है, तो उसको कंट्रोल भी करना आना चाहिए। मोटिवेशन का हमने देख लिया, ओवर सेल्फ, खुद को मोटिवेट रखना। सोशल स्किल, दूसरों के साथ क्या करना, हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे मैनेजिंग इन रिलेशनशिप्स में। इम्पैथी का मतलब क्या होता है कि दूसरे के इमोशंस को भी समझना उसी कंडीशंस में जाकर, ठीक है। जैसे किसी के साथ कोई घटना घटी है तो हम उसके साथ ऐसे, जैसे काउंसलर होता है ना, किसी के साथ वो वैसे ही कि हाँ बिल्कुल वो सेम सिचुएशन को समझ पा रहा है, सामने वाले को लग रहा है कि हाँ बिल्कुल वो तेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहा है। मतलब हमारे पास लिसनिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए। एक अच्छा इमोशनल इंटेलिजेंस तभी होगा कि हम दूसरे की बात को अच्छे से समझ भी पा रहे हैं और अपनी बात उसको डिलीवर भी कर पा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है, ये 5 पॉइंट आपको याद रखने दोस्तों। उसके बाद ये नेक्स्ट बहुत बढ़िया इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन, तो आपको पता ही चल गया होगा, टॉपिक चल रहा है तो, कि ये 2 क्वेश्चन मैंने इससे बनाए हैं। एक तो ये है कि कोई भी नाराज हो सकता है, ये बात आसान है कि आप मुझसे नाराज हो गए, आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया, ठीक है, या आपने लाइक नहीं किया तो मान लो मैं नाराज हो गया, आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं नाराज हो गया, वैसे मैं होता नहीं हूं, ठीक है। तो इसमें ये कहा कि कोई भी नाराज हो सकता है, ये आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में और सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है भाई। सही टाइम पे, सही तरीके से, सही उद्देश्य से, सही समय पे और सही व्यक्ति पे नाराज होना आसान नहीं है। ये किसकी डेफिनेशन और किसने दी थी और किससे रिलेटेड है, ये इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और ये दी किसने थी, आप इनमें से आंसर कीजिए। गोलमैन ने, मेयर ने, अरिस्टोटल ने और जेनजॉक ने। तो किसने दी, Anyone can be angry, that is easy, but not be angry with right person to the right degree at the right time to the right purpose at the right way। तो ये आंसर आपका आपने कर लिया होगा, और इसका राइट आंसर क्या होगा, अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु बोलते हैं, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को लेकर ये डेफिनेशन थी। ये बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है ये वाली।
देखने में भी लग रहा होगा ना सेंटेंस एक राइम सा बन रहा है, बहुत बढ़िया सा। चलिए जी नेक्स्ट। अब इमोशनल इंटेलिजेंस से ये क्वेश्चन पूछा गया, लास्ट टाइम हरियाणा का एग्जाम था, जैसे आपको पता भी होगा लास्ट टाइम के इलेक्शन थे 2019 के, उस टाइम पे ABRC BRP वगैरह के जो क्वेश्चन एग्जाम हुए थे, आपको पता होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, ठीक है। उसमें पूछा गया था, पहली बात तो जो हम इमोशंस पढ़ रहे हैं, संवेग पढ़ रहे हैं, उनमें वाटसन ने कहा कि जन्म से 3 होते हैं, फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर और लव 3 होते हैं, कब से? जन्म से ही होते हैं, वाटसन मानते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसे आया था जो हरियाणा के जो एग्जाम थे उसके अंदर है कि कौन से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग संवेग है, जो संवेग, या मैं ये बोलूं इमोशंस, इसको इमोशंस बोल लो, संवेग बोल लो, हिंदी वाले, ठीक है, जो भी इंग्लिश वाले इमोशंस बोल लो, कि बच्चे के अंदर 2 वर्ष तक लगभग विकास हो जाता है। ये कौन सा साइंटिस्ट कहता है? तो ब्रिजेस, ये नाम है इनका, ब्रिजेस, और इन्होंने काफी काम किया हुआ है किसके ऊपर? इमोशंस या इंटेलिजेंस के ऊपर, मैं ये बोल रहा हूं इमोशनल वाले फील्ड के अंदर। तो इनके लिए ये डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ब्रिजेस के अकॉर्डिंग बालक के अंदर 2 वर्ष तक सभी संवेगों का क्या हो जाता है? विकास हो जाता है। काफी और भी थे, पुलचिक ने भी दिए थे, और ये सारे हम जैसे जैसे आएंगे हम डिस्कस करते रहेंगे डे वाइज। अब ये सबको पता है इमोशंस वर्ड किससे? लैटिन भाषा से इमोवरी वर्ड से उत्पन्न हुआ था, जिसका अर्थ है हिला देना या टू मूव। टू मूव, हिंदी वाले क्या, इंग्लिश वाले क्या कहेंगे? टू मूव। तो ये तो बेसिक नॉलेज के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इमोशन से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द नेचर ऑफ इमोशंस? इमोशंस, संवेगों के बारे में कौन सा कथन है सही है? विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है। इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट चाइल्ड। इमोशंस आर परमानेंट। इमोशनल एक्सप्रेशंस आर मॉडिफाइड बाय लर्निंग। इमोशंस कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। अब देखो, इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है। आपको गुस्सा आ रहा है, आपने वो गुस्सा 2 मिनट के लिए अपने आप के गुस्से, आप कहते हो ना झगड़ा रुक कब सकता है? जब अगर हम कहते हैं अपने गुस्से को 2 मिनट कंट्रोल कर लें तो यार झगड़ा आगे नहीं बढ़ता। तो इमोशंस को कंट्रोल किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। क्या इमोशंस परमानेंट होते हैं? क्या आपका इमोशंस, मतलब आपका जो संवेग है वो स्थायी रहता है? आप उदास हो गए तो क्या हमेशा ही उदास ही रहोगे? या आप हंस रहे हो तो क्या हमेशा ही हंसते रहोगे? तो परमानेंट तो नहीं होते ये बात, तो ये दोनों ही गलत हो गए। इमोशंस हैव डिफरेंट मीनिंग फॉर डिफरेंट चाइल्ड। भाई हंसने का मतलब हंसना होता है, वो चाहे यहाँ है, खुशी की चीज है तो कोई हंस रहा है, वो यहाँ भी हंसेगा, वो विदेश में भी हंसेगा, ठीक है। चाइल्ड वो चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। डिफरेंट नहीं होते, सेम ही होते। इमोशंस एक्सप्रेशन कैन बी मॉडिफाइड बाय लर्निंग। अधिगम के द्वारा संवेगों को मॉडिफाई किया जा सकता है। तो ये इनके नेचर की बात हो सकती है। हम क्या कह सकते हैं, आपसे नेचर पूछा जा सकता है, नेचर ऑफ इमोशंस क्या होते हैं? तो ये आप क्या कहोगे? इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ये परमानेंट नहीं होते। और दूसरी बात ये क्या होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। ये बात याद रखनी है, सब्जेक्टिव। अब सब्जेक्टिव क्या होता है सर? क्वेश्चन आ जाए क्या सब्जेक्टिव है या नहीं है? इमोशंस आर सब्जेक्टिव और नेट सब्जेक्टिव होते हैं। मतलब एक चीज को सेम, जैसे एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसका तो एक ही आंसर होगा, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा। सब्जेक्टिव का मतलब है कि सेम चीज के लिए किसी का इमोशन अलग हो सकता है, किसी का अलग हो सकता है। क्लियर है ना ये बात? हो सकता है कि मान लो ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो, 2 लोग देख रहे हैं, एक को पसंद आ रही है, एक को नहीं आ रही। तो सब्जेक्टिव मतलब आपका सब्जेक्टिव पेपर ही समझ लो ना। आप लेंथी क्वेश्चन लिख रहे हो, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, मतलब एक कुछ भी लाइन लिख रहा है, एक दूसरा कुछ लिख रहा है, ऐसा समझ सकते हो कि सब्जेक्टिव है। इमोशंस क्या होते हैं, मतलब ऐसे ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है। मतलब ये वीडियो आपको हो सकता है पसंद आ रही हो, एक को पसंद आ रही हो, दूसरे को नहीं आ रही हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अब जो अपना इमोशन है और साथ में कोग्निशन है, ये संज्ञान से रिलेटेड हो गया, मतलब अपनी बुद्धि से, ब्रेन से रिलेटेड। इमोशंस हम जानते हैं, संवेग, दोनों के बारे में पूछा है। बोथ आर, दोनों के अंदर क्या रिलेशन है? इसके आगे लिख लो, आगे क्या है, बीच में डैश आ जाएगा। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग है एक दूसरे से, मतलब बुद्धि, या मैं ये बोलूं इंटेलेक्चुअल और इमोशंस दोनों एक दूसरे से अलग है। आईक्यू और ईक्यू, आईक्यू बोलते हैं ना, इंटेलिजेंस आईक्यू, भाई अपनी बुद्धि, ब्रेन से बात हो रही है, और साथ ही साथ इमोशंस, दोनों क्या एक दूसरे से अलग है? दोनों इंडिपेंडेंट है, सन्निहित है, या इंटरवोवन विद है, या दोनों में कोई संबंध नहीं है? तो एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसका आंसर तो ये आएगा कि एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, या इसको ये लिख लो इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से पूरी तरह से इंटर रिलेटेड, ठीक है। एक दूसरे के इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से ऐसे गुथे हुए हैं दूसरे में, ठीक है। बट अगर ये साइंटिस्ट, इसको ध्यान से देख लो, जेंजोक बोल दो, जेंजोक बोल दो, जो मन करता है बोल दो, ठीक है। अगर ये नाम देखकर तुमसे पूछे ना, तो क्या करना है? इंडिपेंडेंट लगाना है। ये देख लो, इन्होंने कहा भी हुआ है, ऑल इमोशंस नॉट इन्वॉल्व डिलिबरेट थिंकिंग, कोग्निशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑल इमोशंस। इनके अकॉर्डिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट इनके अकॉर्डिंग है सिर्फ। अगर इनका नाम लिखा हो क्वेश्चन में, तभी अपने को क्या लगाना है? इंडिपेंडेंट लगाना है, क्योंकि ये कहते हैं कि नेसेसरी नहीं है इमोशंस के लिए
कोग्निशन का होना। बाकी सारे मानते हैं कि इमोशन और कोग्निशन क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्लियर है यहां तक की बात? आगे बढ़ जाएं, चलिए जी नेक्स्ट। फॉर अटेंशन, अवधान के लिए इमोशन इज और एन क्या है भाई? हम जैसे कोई अवधान या अटेंशन, पे अटेंशन इसे नहीं कहते, पे अटेंशन, तो इमोशंस उससे रिलेटेड कैसे होगा? क्या ये एक्वायर्ड मोटिवेशन होगा, अपना प्रेरणा होगी, नॉर्मल एक्टिविटी है, या इंटरनल मोटिवेशन है, या अननेसेसरी इवेंट है? भाई हम कोई इमोशंस जो है वो हमारा किसी अवधान के लिए क्या होगा? आप अपना क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, चेक कर लीजिए। आपको सिंपल सा पता है कि ये ना तो एक्वायर्ड है ना नॉर्मल एक्टिविटी है, ये क्या है? इंटरनल मोटिवेशन है। हमारे अंदर से कुछ चीजें आ रही है। अभी जो भी इमोशंस आ रहे हैं वो अंदर से आ रहे हैं। कोई मोटिवेशन हो रहा है तो अंदर से आ रहा है, जुनून पैदा हो रहा है तो खुद से अंदर से, नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है वो। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल नॉर्मल था, हर किसी का। आई होप सबका ठीक रहा होगा। ये क्वेश्चन आपका आंतरिक प्रेरणा है, ये क्या है कि आंतरिक प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया इस क्वेश्चन के बारे में। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इज बेटर अंडरस्टूड विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, भावनात्मक को किसके संदर्भ में बेहतर समझा जा सकता है? भावनात्मक विकास मतलब इमोशनल डेवलपमेंट को किसके रिस्पेक्ट में अच्छे से समझ सकते हैं? अभी हम बात करके आए थे, क्या स्पिरिचुअल आध्यात्मिक तरीके से समझ सकते हैं, मोटर गत्यात्मक या गामक, क्रिएटिव डेवलपमेंट या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट? अभी हम ब्रेन के बारे में बात करके आए थे, कोग्निटिव के बारे में बात की थी कि सारे साइंटिस्ट मानते हैं ऐसे जेजॉक को छोड़कर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। बाकी सारे क्या हो जाएंगे? गलत। क्लियर है यहां तक की बात? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, ये आपकी एनसीईआरटी से ही है, इनके कुछ पॉइंट है। आप देखिए, अगर बुक कभी बार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। एक तो ये वाली लाइन, क्योंकि इनको चैलेंज भी किया जा सकता है अगर एग्जाम में आता है तो एनसीईआरटी से। तो वुमेन एक्सपीरियंस ऑल द इमोशंस एक्सेप्ट एंगर मोर इंटेंसली देन मेन। सारे इमोशंस एंगर को छोड़ के वुमेन के अंदर क्या होते हैं? ज्यादा इंटेंसिव होते हैं। मेन आर प्रोन टू एक्सपीरियंस हाई इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एंगर। एंगर वाला किसको दे दिया? मेन को। इसमें लिखा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। दूसरा ये देखो, जो मैंने आपको बताया था, इमोशन इज ए सब्जेक्टिव फीलिंग। इमोशन क्या है? सब्जेक्टिव फीलिंग है। इमोशंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अभी हमने बात की थी ना, एक पर्सन की अलग राय हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ की इट हैज बीन नोटेड एटलीस्ट 6 इमोशंस आर एक्सपीरियंस्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड एवरीवेयर। ये 6 जो इमोशंस है हर कहीं होते हैं, ठीक है। इतना आपको याद नहीं रखना कौन कौन से होते हैं कौन नहीं होते। आपको ये याद रखना है, पुलकिच जो थे साइकोलॉजिस्ट, उनके अकॉर्डिंग 8 बेसिक थे, 8 बेसिक इमोशंस उन्होंने माने थे। जैसे जेबी वॉटसन ने, अभी हमने देखा था, 3 माने थे, फियर, एंगर और लव। फियर, एंगर और लव। पुलकिच क्या मानते हैं? 8 मानते हैं, और 4-4 के इन्होंने सेट ये बनाए पेयर, 2-2 के। जॉय, सैडनेस, एक्सेप्टेंस, डिस्गस्ट, फियर, एंगर, सरप्राइज और एंटीसेप्टेशन। क्लियर है यहां तक की बात? तो इनको तुमको याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि पुलकिच ने कितने बताए थे। आगे चलते हैं। अब देखो दोबारा से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द इमोशनल इंटेलिजेंस ऑफ मेयर 2008। अब मेयर 2008 ने जो इमोशनल सामयिक बुद्धि के बारे में बताया, तो उन्होंने किस चीज को इंक्लूड नहीं किया था? मतलब उन्होंने क्या इंक्लूड नहीं किया था? अभी देखो, ये कुछ थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है डेनियल गोलमैन की जो डेफिनेशन हम पढ़ के आए थे। उसमें क्या था? हमारी कैपेसिटी को हम जान पा रहे हैं, सेल्फ अवेयर कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे की बातों को समझ पा रहे हैं, ठीक है, खुद को मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली चीजें थी। देखो, एबिलिटी टू रीड अदर इमोशन, दूसरे के इमोशंस को पढ़ने की कैपेबिलिटी, ये भी था इसके अंदर। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेशन, डेनियल गोलमैन की डेफिनेशन में भी ये चीज थी, बिल्कुल थी। रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग वंस ओन इमोशंस, खुद के इमोशंस को कंट्रोल करना था ना, रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ऐसी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन को, चीजों की पढ़ी हुई चीजें देखो, सारे साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया? बातों को तोड़ मरोड़ के पेश किया है। उन्हीं चीजों को लिखने का, बोलने का तरीका अलग, बस और कुछ नहीं। मोटिवेटिंग अदर नहीं पढ़ा था आपने, अगर ध्यान हो तो वहां भी नहीं पढ़ा था हमने कि दूसरों को मोटिवेट कर रहे हैं। इंटरनल मोटिवेशन था इमोशंस, ये नहीं कि दूसरों को हम दूसरे को मोटिवेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वो उसके लिए एक्सटर्नल हो गए। हम बात कर रहे हैं इंटरनल की, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो थी, ये वाली नहीं थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? मोटिवेटिंग अदर। आई थिंक आपको क्लियर समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन अपना क्या कहता है? द चीफ साइकोलॉजी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस या किशोर व्यवस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? लेक ऑफ लव फॉर अपोजिट सेक्स, लेक ऑफ इमेजिनेशंस ड्यू टू इमोशनल डेवलपमेंट, लेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट, और लेक ऑफ फीलिंग फॉर सोशल सर्विस। अब आपको पता ही होगा तूफान की अवस्था का है, किसने, स्टैनले हॉल ने, और ये सारी चीजें। तो इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा होता है उस टाइम पे, तो उनके अंदर क्या होती है? स्टेबिलिटी की कमी होती है और एडजस्टमेंट नहीं कर पाते,
ठीक है, इन दो चीजों की क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, किशोरावस्था में अपोजिट सेक्स के लिए जो लेक बोला हुआ है तो लेक नहीं होता, लेक ऑफ इमेजिनेशन, इमेजिनेशन नहीं होता क्योंकि ये बहुत ज्यादा इमेजिनरी थिंकिंग में रहते हैं। ठीक है भाई, स्वप्न दुनिया के अंदर रहते हैं जो किशोरावस्था में होते हैं। और यहाँ बोला है लेक ऑफ फीलिंग फॉर सोशल सर्विस की भावना भी होती है। ठीक है, दोस्त है तो उसके लिए करना है, उसके लिए मरना है, ये है वो है। ठीक है, जो भी है, तो यहां इसका राइट आंसर होगा इमोशनल डेवलपमेंट, लेक ऑफ स्टेबिलिटी एंड एडजस्टमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एट द फाइनल स्टेज ऑफ लेसन। लेसन के फाइनल स्टेज पे हमें क्या करना होता है, लेसन अगर आप लेसन पढ़ा रहे हो तो सिंपल क्वेश्चन करके इस क्वेश्चन का बहुत आसानी से आंसर कर सकते हो। ये तो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस का तो हम बोल ही नहीं सकते इसको, तो इसको तुम बोलोगे कि लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में हम क्या करेंगे, यूज ऑफ टेक्स्ट बुक करेंगे, असाइन फिक्स टास्क एंड कंप्लीट इवोल्यूशन करेंगे, और यूज ऑफ ए विजुअल एड वगैरह तो बीच में हम समझाने के टाइम पे करेंगे, लेसन के दौरान करेंगे। सबसे लास्ट में तो हम क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि जो हमने पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया है या नहीं आया। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टीचर शुड कीप इन द व्यू ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट। अगर आप टीचर हैं और आप टीचर क्लास के दौरान पढ़ा रहे हो तो आप कौन कौन सी बातों को अपने दिमाग में रखेंगे कि बच्चे का फिजिकली बच्चा कैसा है, मेंटली कैसा है, इमोशनली कैसा है या सोशली कैसा है, तो आप बताइए कैसे रखोगे, इनके बारे में आपका क्या विचार है कि क्या। और एक बार जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि कितने सही हुए। ठीक है दोस्तों, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो जो मोटिवेशन मिलता है, इसी से ये एक मोटिवेशन आता है ना, उससे ही मन करता है कि और ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए जाए। टिल एग्जाम में आपके साथ जुड़ा रहूंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, ये आपसे वादा है। अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो आप शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को। आगे चलिए, नेक्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर देखिए। किसी भी टीचर को कोई मतलब इस बात से नहीं होना चाहिए कि वो, अगर जो स्टूडेंट है अगर वो फिजिकली मान लो कोई पतला है, उसको कोई दिक्कत है, उसके हाथ में दिक्कत है, पैर में दिक्कत है, या फिजिकली उसको किसी प्रकार की दिक्कत है, तो उस चीज से तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उस चीज को हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे, उसको ध्यान में नहीं रखेंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि उसका मानसिक स्तर या मानसिक विकास उसका कितना है, क्योंकि हम उस लेवल का पढ़ा रहे हैं तो वो समझ पा रहा है या नहीं पा रहा। उसके समायिक कैसे हैं, भाई वो ज्यादा मतलब हाइपर है चीजों को समझने में, अग्रेसिव है, या ये चीजें हमें ध्यान में रखनी है। सोशल का मतलब ये हम मान सकते हैं कि किसी बच्चे के साथ बैठा है तो वो दूसरे बच्चों के साथ घुल मिलकर, या उनको एक साथ काम दिया है तो वो उनके साथ काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो ये चीजें अपने लिए मैटर करेगी, ना कि उसकी फिजिकली, मतलब वो फिजिकली फिट, वो फिजिकली कैसा है, दिखने में कैसा है, क्या वो हैंडीकैप है, या ऐसी चीजें हमें अपने उसको शरीर को लेके या उसकी मतलब जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको लेके कोई भी हमें पॉइंट आउट नहीं करना है। तो इसको काट दो, बाकी सारे लगा दो BCD 3 नंबर पे, 2 नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, टीचिंग मीन अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग दैट आर एक्सटर्नल टू द लर्नर। अब देखिए, शिक्षण जो पढ़ रहे, एक डेफिनेशन किसी सी चीज से भी आ सकती है, तो डेफिनेशन जो करे ना, एक क्लास में 1 से 2 डेफिनेशन मिलेगी आपको। जैसे आज आपको एक तो अरस्तु वाली मिली, अरिस्टोटल वाली, एक अभी ये मिल रही है, तो ऐसे डेफिनेशन आपको डे वाइज याद हो जानी चाहिए। इतनी डेफिनेशन आएगी, हर डे हम डेफिनेशन करेंगे 1 से 2, तो इतने में आपकी काफी डेफिनेशन हो जाएगी और उससे क्वेश्चन निकल जाएगा। एक लास्ट वाली क्लास में किया था, वो आज कर पाओगे आप नहीं कर पाओगे, हम देखेंगे। टीचिंग मीन अरेंजिंग कंडीशंस ऑफ लर्निंग दैट आर एक्सटर्नल टू लर्नर। अब ये कह रहा है कि अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना जो कि अधिगमकर्ता की बाह्यता से संबंधित है, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर से। तो ये बात किसने कही थी, टीचिंग से रिलेटेड, इन द टर्म ऑफ टीचिंग वे। तो आंसर आएगा इसका रॉबर्ट एम गेने। गेने के बारे में हम डिटेल में एक थ्योरी पढ़ेंगे पूरी। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट रिलेटेड विद द मोटिवेशन साइकिल। अब एक मोटिवेशन साइकिल है, और ये जो साइकिल वाली थ्योरी है, कमेंट सेक्शन में बताओगे किसने दी थी। अब मैं बता देता हूं, ये एनसीईआरटी में आपने देखा होगा। सबसे पहले ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। सबसे पहले हमारे पास कोई जरूरत होती है, जब हमें कोई जरूरत होगी ना तभी हम कोई काम करते हैं। ठीक है, अब आपको जॉब की जरूरत है, इसलिए आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, क्लियर है बात। उसके बाद तुम जॉब, अब तुम्हें जरूरत हुई तो तुमने कोई फैसला लिया, ड्राइव किया, तुमने सर्चिंग की, तुमने यूट्यूब पे कि कुछ। ठीक है, अब तुम्हें ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, तुम्हारे मन में एक जोश आया, अराउजल आया। ठीक है, कि हाँ यार ये गोल डायरेक्टेड हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल एकदम गोल डायरेक्टेड पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही है, इसको ध्यान से समझना है कि बिल्कुल गोल डायरेक्टेड पढ़ रहे हैं। फिर तुम्हें क्या हुई, अचीवमेंट हुई, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई तुम्हें, जॉब मिल गई, जॉब मिल गई। ठीक है, जॉब मिल गई, उसके बाद तुम्हारे रिडक्शन हो जाएगा अराउजल के अंदर। यहां जो अराउजल पैदा हुआ था ना, उसके अंदर रिडक्शन हो जाएगा। जो हम सोच रहे थे, अब हम किसी और चीज के लिए दोबारा सोचने लग जाएंगे। अब हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सोचने लग जाएंगे कि भाई साहब अब हम पीजीटी लग गए हैं, थोड़े दिन में इससे संतुष्ट हो जाएंगे, फिर हम सोचेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाए अब जो। तो ये साइकिल चलती रहती है। तो इसमें से नीड भी होती है, ड्राइव भी होती है। इंसेंटिव का मतलब होता है कि तुम्हें, जैसे हम बोलते हैं जॉब में इंसेंटिव मिलना, मतलब तुम्हें अचीवमेंट मिल गई। ये वाली क्या है, इंसेंटिव है, जो तुमने काम किया उसका तुम्हें पे आउट मिल गया। ठीक है, इमोशंस इससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था।
ठीक है, चलिए जी आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट नोट सपोर्ट द व्यू ऑफ द साइकोलॉजी जे साइंस ऑफ सोल। कल हमने देखा था आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, ये सारे कल हमने पढ़े थे। तो सबसे पहले आया था आत्मा को खोया, वुडवर्थ का एक सेंटेंस भी कल मैंने याद करवाया था, पहले आत्मा को खोया, फिर मन को खोया, चेतना को खोया, अब व्यवहार को है, ठीक है। तो ये बात, तो कल हमने देखा था जो साइकोलॉजी है उसको सोल या आत्मा का किसने माना था, प्लूटो, अरिस्टोटल और डेकार्टे। ये तीनों मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको लिखवाए थे। वुंट ने नहीं माना था। वुंट किससे रिलेटेड था, प्रयोगात्मक से रिलेटेड था, कल हमने किया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी आपका सही होना चाहिए मेरे ख्याल में सबका, वुंट इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कल इससे रिलेटेड अब आपको यहां करना है मैच। हु आर द राइटर ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। इमाइल किससे रिलेटेड है, कल की क्लास डे 1 देखिए, उसके अंदर बहुत अच्छे से बताया था। डे 1 की क्लास प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी। इमाइल बुक किसकी थी, रूसो की थी। कल के टॉपिक से रिलेटेड थी एजुकेशन साइकोलॉजी, मैंने बोला था टीचर अथॉरिटेरियन होता है, उससे रिलेटेड रूसो ने काम किया था और चाइल्ड सेंटर की तरफ लेके जाने के लिए। एजुकेशन साइकोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, थोरनडाइक को। तो इसका मतलब पहले का ए और दूसरे फोर्थ का डी, पहले का ए और फोर्थ का डी, तो 2 ऑप्शन तो कट गए मेरे ये वाले। उसके बाद एक होता है इंपीरिज्म और एक होता है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक का नाम है आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। ये किसकी थी, विलियम मैकडूगल की, विलियम मैकडूगल की, याद रख लेना। एक आ जाई थी इमोशनल इंटेलिजेंस बुक, किसकी थी, डेनियल गोलमैन की। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी है, विलियम मैकडूगल की है। आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी इंग्लिश में ये सेम नाम आएगा। इधर नाम देख सकते हो, इंपीरिज्म, वी आर बोर्न टेबुला रासा विद ए क्लीन स्लेट। ये किससे रिलेटेड है, जॉन लॉक ने क्या कहा, ये जो बुक है इंपेरिज्म जो एक वर्ड है वो किससे रिलेटेड है, जॉन लॉक या आपको डेविड ह्यूम लिखा हो, क्या लिखा हो, डेविड ह्यूम, इनसे रिलेटेड है ये वर्ड, ठीक है, दोनों से रिलेटेड है। इनके फोटो मैंने डाली नहीं है, ठीक है, वैसे भी आप याद रख लेना जॉन लॉक और डेविड ह्यूम। तो फाइनली दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करके जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आप सभी को, इसी से एक मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच, आपका दिन